अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो मैं हूं शंकर शर्मा और इसी के साथ आप सबका स्वागत करता हूं स्मार्ट जीके ट्रिक के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मूल बुद्धि एवं संविधान। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्योर देसी अंदाज में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और ऐसा देसी अंदाज की क्लास ओवर होते ही आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे इस लेक्चर के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके जो मूल विधि एवं संविधान से डरते हैं। और ये मूल विधि और संविधान हम किसके लिए पढ़ाने वाले हैं? तो यूपीएसआई के लिए पढ़ाने वाले हैं। स्पेशली जो है हमारा जो बैच चल रहा है वो यूपीएसआई के लिए चल रहा है जिसमें आपका मूल विधि एवं संविधान पूछा जाता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने हौसले को इतना बड़ा करो कि आपकी खामियां अपने आप दूर हो जाएं। तो मैं आप लोगों को आज लेकर चलता हूं मूल विधि के तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है मूल विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेसिक लॉ। बेसिक लॉ या मैं कहूं कि फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ एवं इसमें दिया हुआ है आपका एक पोर्शन और संविधान। क्या दिया हुआ है? संविधान। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीनिंग आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल देसी अंदाज में बात करने वाले हैं वो मूल विधि के बारे में बात करने वाले हैं कि मूल विधि क्या है। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या है और संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, संविधान कितने प्रकार का होता है। उसके बाद से भारतीय संविधान की हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे जिसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी चीजें जो इसमें दी गई है सिलेबस के अंदर उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मूल विधि का मैं चर्चा करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं कि मूल विधि कभी पढ़े नहीं होते हैं और नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो इससे डरते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा मानना है कि लेक्चर समाप्त होते ही आप लोगों को मूल विधि का मतलब समझ में आ जाएगा। और मूल विधि के अंतर्गत जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके अलावा अन्य जो एक्ट है, अधिनियम है, वो भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे बिल्कुल देहाती अंदाज में। तो बताइए जनता को बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जनता को बात समझ में आई तो फटाफट लाइक ठोक दें। अब मैं बात करूं सबसे पहले कि मूल विधि की जो बेसिक लॉ होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि मूल शब्द क्या होता है। उसके बाद से मैं चलूंगा विधि शब्द के तरफ कि विधि क्या होता है। इन दोनों को अगर आप लोग समझ गए तो मेरा मानना है कि आपका 30% सिलेबस जो है यहीं से कवर हो जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मूल विधि की अगर मैं बात करूं तो मूल का मतलब होता है दुनिया की वह सारी वस्तुएं जिसके बिना काम ना चल सके। अगर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट का हथियार, वीपन्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपका पेन होता है, उसका हथियार होता है। तो अगर पेन को उससे छीन लिया जाए तो क्या स्टूडेंट का मूल रह जाएगा? आप लोग हमें सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं रह जाएगा क्योंकि उसका हथियार है ये मूल, इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है। अब मैं कहूं खाना में अगर आप नमक डालेंगे तो नमक आपके लिए क्या हो गया? खाने के लिए मूल हो गया। अगर रेयर केस की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई फास्ट रहता है उसमें नमक नहीं खाता है, देखिए तो वो अपवाद में काउंट होते हैं, ठीक है। तो मूल का मतलब हो गया आपका दुनिया की हर वो चीज, हर वो वस्तु जिसके बिना काम ना चल सके वो मूल कहलाती है। जैसा कि मैं आपको कहूं कि बेबी को बेस पसंद है तो बेबी को बेस के बिना काम नहीं चल सकता है। अगर मैं कहूं बुलाती है मगर जाने का नहीं तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर क्या हो गया? अगर आप गए तो हो सकता है आपको खतरा हो, तो उसके बिना काम नहीं चल सकता है। जब तक आप मिलेंगे नहीं उससे तब तक आपका काम नहीं चल सकता है। तो मूल क्या हो गया आपका? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो मगर शब्द जो है आपके लिए मूल हो गया। अब उसी तरह मैं बात करूं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम।
तो मुलाकात क्या हो गया, यहाँ पे आपका मूल हो गया, फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया। अगर वहां से हटा दिया जाए मुलाकात, तो मुलाकात को हटा दिया जाए तो वह शब्द ही अधूरा हो जाएगा, यानी कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है, इस मूल के बिना काम नहीं चल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक चीज और आपको, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, तो मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, यानी कि वजह जो शब्द है ना और तुम शब्द है, ये आपके लिए क्या हो गया, मूल हो गया। तो आशा करता हूं कि फंडामेंटल आप लोग समझ गए होंगे कि मूल क्या है। विधि का मतलब होता है, यहां पे मैं एक लिख भी देता हूं कि वह वस्तु जिसके बिना काम न चल सके मूल कहलाती है। मूल कहलाती है। उसके बाद से विधि का मतलब होता है आप लोग लॉ का मतलब होता है नियम। यानी कि आप लोगों से एक चीज मैं पूछूं कि ये बताइए, ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे समाज डेवलप है, क्या है, समाज डेवलप है। और समाज डेवलप के साथ साथ अगर मैं बात करूं, या इसको हम मान लेते हैं कि यह राज्य है, क्या है, यह राज्य है। देखिए यहां पे दो चीजों को आप लोगों को समझना है कि किसी भी समाज या किसी भी राज्य को चलाने के लिए सुचारू रूप से हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वो इस लॉ की आवश्यकता पड़ती है। और आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षित समाज होता है उसी में आपके लॉ होते हैं, और शिक्षित समाज में आपका लॉ, नियम एंड ऑर्डर नहीं होते हैं। यानी मैं कहूं कि अगर आपके पास एक सभ्य समाज है, क्या है, अगर आपके पास एक सभ्य समाज है तो सभ्य समाज में आपके पास क्या होगा, नियम होगा, कायदे कानून होंगे, लेकिन असभ्य समाज में इन सब चीजों का स्थान नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं पूरा पाषाणकालीन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो जो पूरा पाषाणकालीन का मानव था उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं था, वह जहां इच्छा करता था वहां भटकता था, और जिस वस्तु को मारने का या जिस एनिमल्स को मारने का मन करता था उसको मार के वो खा जाता था, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था। और ज्ञान नहीं होने के कारण क्या था कि वैसा समाज जो असभ्य है, जिसमें लॉ नियम की आवश्यकता नहीं है, वैसे समाज को असभ्य समाज बोलते हैं। और सभ्य समाज में आपका क्या होता है कि नियम भी होता है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यही है मेरा कि किसी भी समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता हमें पड़ती है उसे हम बोलते हैं नियम, यानी कि विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधि। और ये विधि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी इस समाज और राज्य को चलाने के लिए, क्यों, क्योंकि राज्य का दायित्व है, उत्तरदायित्व लिख देता हूं यहां पे, उत्तरदायित्व की अगर मैं बात करूं, पारदर्शिता की मैं बात करूं, उसके बाद से अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आवश्यकता पड़ती है नियम की। यानी कि किसी भी समाज और किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक सुरक्षा की। जब तक हम नियम नहीं बनाएंगे तब तक जो है कि सुरक्षा नहीं हो पाएगी। लोगों को हम कहेंगे कि भाई लेफ्ट साइड में आपको रोड के चलना है, तो भाई साहब कहेंगे कि भाई हम यहाँ के दादा हैं, हम तो राइट साइड में चलेंगे। तो क्या होगा ना कि हो सकता है कि कल के डेट में वो राइट साइड में, यानी कि रॉन्ग मेथड से अगर अपना रहा है, रॉन्ग मेथड को अपना रहा है या रॉन्ग साइड को अपना रहा है वो, तो उसके लिए वो घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए किसी भी समाज में अगर मैं बात करूं या किसी भी राज्य में व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके उत्तरदायित्व एवं उनके पारदर्शिता की बात करूं तो इसको बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, विधि की। तो वह नियम जिसके बिना पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो वह नियम जिसके बिना काम न चल सके, और किसी समाज और किसी राज्य के लिए विशेष रूप से उसके नियम कानून को बनाए जाते हैं, तो वैसे विधि को जो है कि मूल विधि कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि जनता को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर जनता को यह बात समझ में आ गई है तो कृपया थम्स अप दबा दें और लाइक कर दें ताकि मजा आ जाए आपको। तो आगे बढ़ता हूं मैं और बात करता हूं कि मूल विधि को अध्ययन की दृष्टि से, यूपीएसआई के दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सिलेबस है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं
देखिए आप सभी जानते हैं कि मूल विधि की अगर मैं बात करूं तो मूल विधि एवं संविधान, इसके अलावा आप लोगों को पता है यहां पे कि सामान्य अध्ययन भी दिया गया है। इन सबको अगर मैं बात करूं तो इन सबको मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होगा। क्या होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। और 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के बराबर हो जाते हैं। तो अगर 100/40 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2×5 यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। यानी कि एक क्वेश्चन इजकल टू आपका 2.5 नंबर हो गया। तो 40 क्वेश्चन इजकल टू आपका क्या हो जाएगा? 100 नंबर हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे कर दी है, उससे घबराना नहीं है। तो मूल विधि एवं संविधान और सामान्य अध्ययन से आपका जो है कि 40 प्रश्न आने वाला है। और इस पूरे चैप्टर को अगर मैं बात करूं, इस पूरे सेक्शन को मैं ही आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 40 क्वेश्चन में से आप लोगों को अगर 35 प्लस लाना है तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो के साथ लगातार बने रहना है, ताकि आपका 35 नंबर तो डेफिनेट हो जाए। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है कि इस सेक्शन में क्वालिफाई माने जाएंगे। और ऑल ओवर जो 4 आपके सेक्शन है, इसको मिला के 4 जो सेक्शन है, जिसमें हिंदी है आपका सामान्य हिंदी, उसके बाद से मैथ है, उसके बाद से रीजनिंग है, और इसके बाद से चौथा मूल विधि एवं संविधान एवं सामान्य अध्ययन है। तो ये दोनों आपके 400 नंबर के पेपर होंगे। और 400 में से अगर ऑल ओवर की मैं बात करूं तो 50% लाना है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और प्रत्येक सेक्शन में आपको पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, तभी आप जो है कि पास माने जाएंगे प्रत्येक सेक्शन में। और चारों सेक्शन मिला के अगर मैं बात करूं तो 50% अंक आपका अनिवार्य है, तभी आप जो है कि क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, ताकि आपको पेपर क्रैक करने में और आपके कंधे पे जो स्टार है ना, उस स्टार को लाने में मैं आप लोगों के लिए और आप लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करें। तो आइए कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस अबाउट बेसिक यानी कि फंडामेंटल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीएस एज सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार दोहरा देता हूं चीजें कि मूल विधि क्या है, कि वह सारी वस्तुएं जिसके बिना काम न चल सके वो आपका मूल कहलाती है। ठीक है। और किसी भी समाज और किसी भी राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उसके उत्तरदायित्वों को आसानी से निर्वहन करने के लिए, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और सुरक्षा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जिन संसाधनों, जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम मूल विधि कहते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे। और यूपीएसआई की अगर मैं बात करूं तो यूपीएसआई के दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मूल विधि की अगर मैं बात करूं तो मूल विधि को आपको 3 भागों में बांट के हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला है आपका अगर मैं देखूं तो आईपीसी 1860 है, यानी कि इंडियन पिनल कोड। क्या होता है? इंडियन पिनल कोड, पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। उसके बाद से आता है आपका सीआरपीसी 1973 सीआरपीसी 1973। इसका मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब होता है दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद से आपका आता है कि विभिन्न अधिनियम। क्या आता है? विभिन्न अधिनियम, यानी कि डिफरेंट एक्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसकी शुरुआत 15 जून 2005 को की गई।
यानी कि 15 जून 2005 को इसकी शुरुआत की गई राइट टू इंफॉर्मेशन की, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये लीगल अधिकार है कि उन्हें राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं, समता एवं समानता के अधिकार जो 14 से 18 तक दिया गया है, संविधान में भी ये बात वर्णित है आरटीआई की राइट टू इंफॉर्मेशन का, जो आप लोगों को 19 दिया गया है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आता है। वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप लोग 6 अधिकार दिए गए हैं, उसी में ये भी शामिल है आपका आरटीआई एक्ट। उसके बाद से अगर मैं बात करूं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, दहेज प्रतिषेध एक्ट, दहेज प्रतिषेध एक्ट, दहेज प्रतिषेध एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यातायात अधिनियम, यातायात अधिनियम। उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, इसी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वन्यजीव अधिनियम। इसमें भी हम लोग वही पढ़ेंगे जो पुलिस प्रशासन से संबंधित होगा, ना कि हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। हम लोग यहां से वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो पुलिस प्रशासन से संबंधित है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे तो वन्य जीवन की शुरुआत जो है 1972 ईस्वी में की गई थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए ये। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आप लोगों को चालू किया गया, स्थापित किया गया। ये क्यों किया गया, आप लोग जानते हैं कि 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसका नाम आता है, जिसमें मुख्य रूप से MIC जो गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, उसका रिसाव हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसीलिए जो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, यानी कि 2 साल बाद ये लागू कर दिया गया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो SC ST अधिनियम पढ़ने वाले हैं, SC ST अधिनियम ये पढ़ेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो PIL का अगर मैं बात करूं, PIL हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका का आप लोग नाम सुने होंगे, ये वही है। इसकी शुरुआत जो है PN भगवती की अगर मैं बात करूं, PN भगवती ने किया था 1980 में। इन्होंने ये बात इसलिए किया था कि एक सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान ही इन्हें एहसास हुआ, फिर इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया PIL का, और इसका जो है कि 1980 में गठन कर दिया गया PIL का। और आज से जो है कि सबसे ज्यादा अगर विश्व में देखा जाए तो USA में प्रचलित है ये, और भारत में भी ये काफी प्रचलित है। तो PN भगवती ने ये कहा था कि उन व्यक्तियों को भी न्याय मिलना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास केस लड़ने की पैसा नहीं है, कैश नहीं है, मनी नहीं है, रुपया नहीं है, उनको भी जो है अगर मैं बात करूं तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने PIL की शुरुआत की, PN भगवती साहब ने। उसके बाद से अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि क्या है, तो उसके बाद से देखिए साइबर क्राइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे साइबर क्राइम अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें जो पुलिस प्रशासन से संबंधित होगा वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है, आजकल आप लोग देखते हैं, आप लोगों को मेल आता है या मैसेज आता है कि भाई अपना OTP आप लोग शेयर ना करें या CVV आप लोग शेयर ना करें। तो ये साइबर क्राइम के जरिए ही क्या किया जाता है, आपको मेल आता है, अगर आप मेल पे क्लिक कर देते हैं तो फिर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है और आपके अकाउंट से पैसा निकालने की जो है कि कोशिश की जाती है, या आप अगर CVV अपना दे देते हैं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी खाली हो जाए। तो वही आपका साइबर क्राइम है। और इसी से अगर मैं बात करूं, जितने भी जुड़े तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो पुलिस प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मानवाधिकार अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार अधिनियम
मानवाधिकार अधिनियम की अगर मैं बात करूं, ये भी 1993 की अगर मैं बात करूं तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाए। उसके बाद से आयकर अधिनियम की मैं बात करूं, वो भी आप लोगों को पढ़ना है, आयकर अधिनियम ये भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम ये आप लोगों को पढ़ना है। राष्ट्रीय एनएसए जिसको बोलते हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अगर मैं बात करूं ये। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आईटी अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? आईटी अधिनियम। आईटी अधिनियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं भूमि सुधार अधिनियम भी पढ़ेंगे हम लोग, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम ये पढ़ेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्सक्यूजेशन की अगर मैं बात करूं, भूमि अधिग्रहण की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा विषय वस्तु जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए कि अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपने तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो आइए इसी के साथ सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि सिलेबस क्या है जो हमें यूपीएसआई में स्पेशली पढ़ना है। इसके बाद से मैं बात करूंगा सीधे आप लोगों के लिए आईपीसी और सीआरपीसी। तो इन दोनों की अगर मैं यहां पे बात करूं, आप लोग आशा करता हूं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो दो चीजों की अगर मैं बात करूं यहां पे सीआरपीसी और आईपीसी, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे आप लोगों का मामला जो समझ में आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आईपीसी और सीआरपीसी ये होता है आपका इंडियन पिनल कोड जिसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। उसके बाद से आता है दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले इन दोनों के अंतर को समझना है कि इनका अंतर क्या है। तो देखिए मैं कहूं कि भारत में एक संहिता है, एक कोड है दंड देने की, क्या करने की? दंड देने की। भारत में एक प्रक्रिया, एक संहिता है दंड देने की। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति बलात्कार किया है या कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उसके लिए कौन कौन सी आईपीसी की धारा लागू होगी, ये आपका आईपीसी बताता है। यह क्या करता है? आईपीसी बताता है कि उस दंड के लिए कौन सी सजा है, उस दंड के लिए कौन सी सजा है। अगर मैं कहूं कि आपके ऊपर इंक फेंक दी, स्याही फेंक दी, तो यह आईपीसी यह बताता है कि जो आपने इंक फेंका है ना, ये इंक जो है कि किस दंड के तहत आएगा और कौन सा उसे दंड दिया जाएगा, ये आईपीसी का कार्य है। यानी कि भारत में एक संहिता है दंड देने की। क्या है? भारत में एक संहिता है दंड देने की जिसे हम लोग आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड बोलते हैं। और इसकी शुरुआत जो है यानी कि पूर्ण रूप से ये बनकर जो है कि 1860 में यानी कि 6 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, 6 अक्टूबर 1860 में ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लेकिन ये लागू जो हुआ था वो हुआ था आपका 1862 में। और जब ये लागू हुआ था, जब ये बन के तैयार हुआ था, तो भारत जो है कि उपनिवेशक था ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का जब ये उपनिवेशक था तो यहाँ पर जो वायसराय था, क्या था वायसराय? वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग। अब बताओ भाई जनता को बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जनता को बात समझ में आई तो कृपया लाइक ठोके फटाफट। तो 6 अक्टूबर 1860 को यह प्रक्रिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई थी। और 1862 में अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर यहां पे लिख दूं मैं 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को यह पूर्ण रूप से लागू हो गई। यह अगर मैं भारत की बात करूं, यह या भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी विधान है, यानी कि दंड विधान संहिता है भारत की भी। और मैं बात करूं यह दुनिया की सबसे बड़ी विधान संहिता है।
आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता जो है भारत के प्रत्येक राज्यों में लागू है। क्या है? यानी कि पूरे भारत में लागू है। लेकिन 2019 से अगर मैं बात करूं, 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त की अगर मैं बात करूं, 5 अगस्त 2019 की अगर मैं बात करूं तो इस दिन आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में एक बिल लाया गया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए क्या किया गया कि बिल पारित किया गया। और ये बिल जो है कि 31 अक्टूबर 2019 को पारित हो गया, 2019 को पारित हो गया। और इस दिन जो है कि 2 आपके यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, एक लद्दाख बनाया गया और जम्मू कश्मीर। इससे पहले आईपीसी जो है कि केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन अब यह आईपीसी जो है कि पूरे भारत में लागू हो गया है। आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जो आईपीसी है, आईपीसी की जो धाराएं कितनी हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि धाराएं कितने हैं, तो धाराएं की अगर मैं बात करूं तो 5 से 11 इसमें धाराएं हैं। अध्याय की अगर मैं बात करूं, अध्याय का मतलब होता है पाठ, तो 23 इसमें पाठ हैं। कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है कि पाठ यानी कि लेसन में बांट दिया जाता है और लेसन के अंतर्गत टॉपिक्स को बांट दिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने अध्याय हैं, आपके 23 अध्याय हैं। और इसका सबसे बड़ा अध्याय की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो इसका अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय 17वां इसका अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है। और सबसे छोटा अध्याय की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा अध्याय इसका कौन सा है, तो 23वां है। 23वां है सबसे छोटा अध्याय जो है आपका, कौन सा है, 23वां इसका सबसे छोटा अध्याय है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने भाग हैं, तो इसके भाग की अगर मैं बात करूं तो भाग इसमें 2 हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी बात आप जनता को समझ में आई होगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से मैं बात करूंगा सीआरपीसी के बारे में कि सीआरपीसी क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीआरपीसी, यहां पे आप लोगों ने देखा कि भारत में एक संहिता है दंड देने की। संहिता, कोड का मतलब आप लोग पहले तो समझ लीजिए कि कोड क्या होता है कि जब छोटे छोटे नियमों को मिलाकर एक बड़ा नियम बना दिया जाता है, एक बड़ा प्रक्रिया बना दिया जाता है, संहिता बना दिया जाता है, उन्हें कोड करके एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है, वही आपका कोड कहलाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि दंड देने की एक प्रक्रिया यानी कि एक संहिता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका कि एक संहिता है दंड प्रक्रिया से संबंधित। अगर मैं कहूं कि ये व्यक्ति यहाँ पे जो बलात्कार किया है, क्या किया है, बलात्कार किया है, और बलात्कार करने के बाद से आईपीसी ने बता दिया कि उसके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, ये धाराएं लगी हैं, आईपीसी की ये धाराएं लगी हैं, 302 लगी हैं, 376 लगी हैं, ये आपका भारतीय दंड संहिता बता देता है। लेकिन जो प्रक्रिया दी गई है, जो दंड दिया गया है, उसका प्रक्रिया क्या होगा वो आपका कहां दिया गया है, सीआरपीसी में दिया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है, आपका सीआरपीसी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।